अब सब कुछ सनी ही तो था, मीरा के लिए जीने का एकमात्र सहारा। कैसे दूर कर देती अपने आप से, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। निर्णय सनी का था। तीसरी बार फिर मोबाइल की घंटी बजी थी। समझते देर न लगी थी मीरा को, फिर वही राजुल का फोन होगा। आज जैसी बेचैनी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। सनी भी तो अब तक आया नहीं था। यह भी अच्छा है कि उसके सामने फोन नहीं आया। मोबाइल की घंटी लगातार बजती जा रही थी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया। हाँ तो मीरा आंटी, फिर क्या सोचा आपने? राजुल की आवाज ठहरी हुई थी। तुम फिर एक बार सोच लो। मीरा ने वही वाक्य दोहराने चाहे। मेरा तो एकमात्र सहारा है सनी। तुम्हारा क्या? तुम तो किसी को भी गोद ले सकती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं है? किसी और में और सनी में तो फर्क है ना। फिर मैं कह तो रही हूँ कि आपको कोई कमी नहीं होगी। देखो, सनी से ही आकर कल सुबह बात कर लेना, कहकर मीरा ने फोन रख दिया था। उसकी जैसे अब बोलने की शक्ति भी जा चुकी थी। यहाँ मैं इतनी दूर इस शहर में बेटे को लेकर रह रही हूँ। ठीक है, बहुत संपन्न नहीं हूँ, फिर भी गुजारा तो हो ही रहा है। पर राजुल इतने वर्षों बाद पता लगाकर यहाँ आ धमकेगी, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की इतनी चिंता थी तो पहले आती। अब जब पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, बेटा युवा हो गया, तो एकाएक फिर झटका लगा था। यह क्या निकल गया मुंह से? क्यों कल सुबह आने को कह दिया? सनी तो चला ही जाएगा। वियोग की कल्पना करते ही आंखें भर आई थी। सनी उसका एकमात्र सहारा था। पिछले 3 दिनों से लगातार फोन आ रहे थे राजुल के। शायद यहाँ किसी होटल में ठहरी है। पुराने मकान मालिक से ही पता लेकर यहाँ आई है। और 3 दिनों से मीरा का रात दिन का चैन गायब हो गया है। पता नहीं कैसे जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया था कि यहाँ आकर सनी से बात कर लेना। यह क्या कह दिया उसने? उसकी तो मति ही मारी गई। माँ, माँ, कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सो गई क्या? खिड़की से सनी ने आवाज दी। तब ध्यान टूटा। आई बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। हड़बड़ा कर उठी थी मीरा। अरे इंतजार कर रही थी तो दरवाजा खुलती, देखो बाहर कितनी ठंड है, कहते हुए अंदर आया था सनी। अब जल्दी से खाना गरम कर दो, बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। किचन में आकर भी विचार तंद्रा टूटी नहीं थी मीरा की। अभी बेटा कहेगा कि फिर वही सब्जी और रोटी, कभी तो कुछ और नया बना दिया करो। पर आज तो जैसे तैसे खाना बन गया, वही बहुत है। यह क्या, तुम नहीं खा रही हो? एक ही ताली देखकर सनी चौंका था। हाँ बेटा, भूख नहीं लगी, तू खा ले। अचार निकाल दूं? नहीं, रहने दो। मुझे पता था कि तुम वही खाना बना दोगी। अच्छा होता प्रवीण के घर ही खाना खाकर आता। उसकी माँ कितनी जिद कर रही थी। पनीर, कोफ्ते, पराठे, खीर और पता नहीं क्या क्या बनाया था। मीरा जैसे सुनकर भी कुछ सुन नहीं पा रही थी। माँ, कहाँ खो गई? सनी की आवाज से फिर चौंक गई थी। पता है, प्रवीण का भी सिलेक्शन हो गया है। कोचिंग से फर्क तो पड़ता है ना। अब राजू, मोहन, शिशिर और प्रवीण सभी चले जाएंगे अच्छे कॉलेज में। बस मैं ही, हमारे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी कहीं अच्छी जगह पढ़ लेता। सनी का वही पुराना राग शुरू हो गया था। हाँ बेटा, अब तू भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बस सुबह का इंतज़ार। क्या, कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो माँ? सुबह क्या मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? अब क्या दिन में भी बैठे बैठे सपने देखने लगी हो? तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। कल चेकअप करवा दूंगा। चलना अस्पताल मेरे साथ। सनी ने 2 ही रोटी खाकर थाली खिसका दी थी। अरे खाना तो ढंग से खा लेता। मीरा ने रोकना चाहा था। नहीं बस। और हाँ, तुम किस लॉटरी की बात कर रही थी? हाँ, लॉटरी ही है।
कल सुबह कोई आएगा तुझसे मिलने। कौन कौन आएगा माँ? सनी चौंक गया था। तू हाथ मुंह धोकर अंदर चल, फिर कमरे में आराम से बैठकर सब समझाती हूँ। मीरा ने किसी तरह मन को मजबूत करना चाहा। क्या कहेगी, किस प्रकार कहेगी? हाँ माँ आओ, कमरे से सनी ने आवाज दी थी। मन फिर से भ्रमित होने लगा, पैर भी कांपे। फिर किसी तरह कमरे में आकर पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी मीरा। क्या कह रही थी तुम? किस लॉटरी के बारे में? सनी का स्वर उत्सुकता से भरा हुआ था। मीरा ने किसी तरह बोलना शुरू किया। बेटा, मैं आज तुझे सब कुछ बता रही हूँ जो अब तक नहीं बता पाई। तेरी असली माँ का नाम राजुल है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। उसकी कोई औलाद नहीं है। वे अब तुझे लेने आ रही है। यह कहते हुए उसका गला भर्रा गया था और आंसू छिपाने के लिए दूसरी ओर मुंह मोड़ लिया था उसने। माँ, आप क्या कह रही हो? मेरी असली माँ कोई और है? तो अब तक कहाँ थी? आई क्यों नहीं? सनी समझ नहीं पा रहा था कि आज माँ को क्या हो गया है, क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ बेटा, तेरी असली माँ वही है। बस तुझे जन्म नहीं देना चाह रही थी, तो मैंने ही रोक दिया था और कहा था कि जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी। मेरे भी कोई औलाद नहीं थी। मैं वही अस्पताल में नर्स थी। बस तुझे जन्म देकर मुझे सौंप कर चली गई थी। अब तू जो भी समझ ले, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने अब तक तुझसे ये सब छिपाए रखा। मेरे लिए तो तू बेटे से भी बढ़कर है। बस अब और कुछ मत पूछ। यह कहते फपक पड़ी थी मीरा और जोर की रुलाई को रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर फिर रुलाई फूट ही पड़ी थी। सनी, उसका बेटा, इतने लाड प्यार से पाला उसे कल पराया हो जाएगा, सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगता है। कैसे जी पाएगी वह सनी के बिना? इतना दुख तो उसे अपने पति जोसेफ के आकस्मिक निधन पर भी नहीं हुआ था। तब तो यही सोचकर संतोष कर लिया था कि बेटा तो है उसके पास, उसके सहारे बची हुई जिंदगी निकल जाएगी। यही सोचकर पुराना शहर छोड़कर यहाँ आकर अस्पताल में नौकरी कर ली थी। तब क्या पता था कि नियति ने उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं। तभी तो आज राजुल पता लगाते हुए यहाँ आ धमकी है। शायद वक्त को यही मंजूर था कि सनी को अच्छा संपन्न परिवार मिले, उसका कैरियर बने। तभी तो राजुल आ रही है। बेटा भी तो यही चाहता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिले। अब कॉलेज क्या, राजुल तो उसे ऐसे ही किसी फैक्ट्री का मालिक बना देगी। ठीक है, उसे तो खुश होना चाहिए। आखिर सनी की खुशी में ही तो उसकी खुशी है, और उसकी स्वयं की जिंदगी अब बची ही कितनी है, काट लेगी किसी तरह। लेकिन अपने मन को लाख उपाय करके भी वह समझा नहीं पा रही थी। पूरा दिन फिर से सामने घूमने लगे थे। तब वह राजुल के पड़ोस में ही रहा करती थी। राजुल के पिता नगर के नामी व्यवसायी थे। उनके अस्पताल में वह नर्स की नौकरी कर रही थी। राजुल अपने पिता की एकमात्र संतान थी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, पर शादी के 4-5 माह बाद ही वह तलाक लेकर पिता के घर आ गई थी। तब उसे तीसरा माह का गर्भ था, इसीलिए वह अबॉर्शन कराकर नई जिंदगी जीना चाह रही थी। इस काम के लिए मीरा से संपर्क किया गया। तब मीरा और जोसेफ की शादी हुए एक लंबा अरसा हो चुका था और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। मीरा ने राजुल को समझाया था, तुम्हारी जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी, तुम अबॉर्शन मत करवाओ। बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए राजुल तैयार हुई थी और बेटे को जन्म देकर ही उस शहर से चली गई। बेटे का मुंह भी फिर कभी नहीं देखना चाहा था उसने। सनी का पालन पोषण उसने और जोसेफ ने बड़े लाड़ प्यार से किया था। राजुल की शादी फिर किसी नामी परिवार के बेटे से हो गई और वह विदेश चली गई थी। यह तो उसे राजुल के फोन से ही मालूम पड़ा कि वहां उसके पति का निधन हो गया
और अब वह अपनी जायदाद संभालने भारत आ गई है। चूंकि निसंतान है, इसीलिए चाह रही है कि सनी को गोद ले ले। आखिर वह उसी का तो बेटा है। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि नियति क्यों उसके साथ इतना क्रूर खेल खेल रही है। सनी उसका एकमात्र सहारा, वह भी अलग हो जाएगा तो वह किसके सहारे जिएगी। आंखों में नींद का नाम नहीं था, शरीर जैसे जला जा रहा था। एक बार उठकर पानी पिया, सुबह उठकर रोज की तरह दूध लाने गई, चाय बनाई। सोचा कमरा थोड़ा ठीक ठाक कर दे, राजुल आती होगी, सनी को भी जगा दे। पर वह जगा हुआ ही था। उसे चाय थमाकर वह अपने कमरे में आ गई। बेटे को देखते ही कमजोर पड़ जाएगी। नहीं, वह राजुल के सामने भी नहीं आएगी। जब राजुल की कार घर के सामने आकर रुकी तो उसने उसे सनी के कमरे में ही भेज दिया था। ठीक है, माँ बेटा आपस में बात कर लें, अब उसका काम ही क्या है। वैसे भी राजुल के पिता के इतने एहसान है उस पर, अब किस मुंह से वह सनी को रोक पाएगी। पर मन था कि मान ही नहीं रहा था और राजुल और सनी के वार्तालाप के शब्द पास के कमरे से उसके कानों में पड़ भी रहे थे। बस बेटा, अब मैं तुझे लेने आ गई हूँ। मीरा ने बताया था कि तू अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है, पर तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा तू, राजुल कह रही थी। कौन बेटा, कैसी जायदाद? मैं अपनी माँ के साथ ही हूँ और यहीं रहूँगा। ठीक है, बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, पर जो है हम खुश हैं। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और आप चाहती हैं कि इस उम्र में उन्हें छोड़कर चल दूँ? आप होती कौन है मेरे करियर की चिंता करने वाली? कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके साथ चल दूंगा? सनी का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। इतने कठोर शब्द तो कभी नहीं बोलता था सनी। मीरा भी चौंकी थी। उधर राजुल का अनुनय भरा स्वर, बेटे तू मीरा की चिंता मत कर, उनकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। आखिर तू मेरा बेटा ही है। न तो मैंने तुझे गोद दिया था, न कानूनी रूप से तेरा गोदनामा हुआ है। मैं तेरी माँ हूँ, अदालत भी यही कहेगी, मैं ही तेरी माँ हूँ। परिस्थितियाँ थी, मैं तुझे अपने पास नहीं रख पाई। मीरा को मैं उसका खर्चा दूंगी, तू चाहेगा तो उसे भी साथ रख लेंगे। मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। मैं तेरा अमेरिका में दाखिला करा दूंगी, यहाँ तुझे सड़ने नहीं दूंगी। तू मेरा बेटा है। मत कहिए मुझे बार बार बेटा, आप तो मुझे जन्म देने से पहले ही मारना चाहती थी। आपको तो मेरा मुंह देखना भी गंवारा नहीं था। यह तो माँ ही थी जिन्होंने मुझे संभाला और अब इस उम्र में वे आप पर आश्रित नहीं होंगी। मैं हूँ उनका बेटा, उनको संभाल कर रखने वाला। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और अब आप कृपया यहाँ से चली जाइए। आगे से कभी मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ चल दूंगा। सनी ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया था। फिर राजुल शायद धीमे स्वर में रो भी रही थी। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रही है। तभी सनी का तेज स्वर सुनाई दिया, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ क्यों नहीं पा रही हैं? मैं कोई बिकाऊ कमोडिटी नहीं हूँ। फिर जब आपने मुझे मार ही दिया था तो अब क्यों आ रही हैं मुझे लेने? मैं बालिग हूँ, मुझे अपना भविष्य सोचने का हक है। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ रह सकती हैं, पर मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। आप मुझे भी समझने की कोशिश करें। मेरा अपना भी उत्तरदायित्व है। जिसने मुझे पाला पोस कर बड़ा किया, मैं उसे इस उम्र में अंधकार में नहीं छोड़ सकता। कानून आपकी मदद नहीं करेगा। दुनिया में आपकी बदनामी अलग होगी। आप भी शांति से रहें, हमें भी रहने दें। आप मुझे समझने की कोशिश करें। अब मैं और कुछ कहूँ और अपशब्द निकल जाए मेरे मुंह से, मेरी रिक्वेस्ट है, आप चली जाएं। सुना नहीं आपने? सनी की आवाज़ फिर से तेज हो गई थी। इधर राजुल धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हुए निकल गई थी। फिर कार के जाने की आवाज़ आई। मीरा की जैसी रुकी सांसें फिर लौट आई थी। सनी कमरे से बाहर आया और माँ के गले लग गया और बोला, मेरी माँ सिर्फ आप हो।
कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। मीरा को लगा कि उसकी ममता की जीत हो गई है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हाइप देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।